ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या होता है? वलित पर्वत किस प्रकार की प्लेट सीमा पर बनता है? स्मॉल रिएक्टर क्या है? May I come in, sir? Good evening, बैठे sir. शालिनी जी, कंफर्टेबल है? थैंक यू जी सर। शालिनी जी, बोर्ड को अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, मैं गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 10 DS साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी से की है और 12 DS साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी से की है। इसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्रिएटिव गर्ल्स कॉलेज से की है और इसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है MSc मैथ से और मेरी हॉबी कथक डांस है सर। अच्छा, इतनी ग्रेजुएशन एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नाउ शालिनी जी, व्हाई डू यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज? क्यों सिविल सेवा में आना चाहती हैं? सर, ये राज्य की एक सर्वप्रतिष्ठित सेवा है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं इस सेवा में आके मुझे लोगों के साथ जुड़कर उन ग्राउंड स्तर पर लोगों के लिए कुछ करने का अवसर मिलेगा और मैं एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगी मेरे बिहाफ पे, इसलिए सर मैं सेवा में आना चाहती हूँ। अच्छा, वर्तमान में अमेरिका ने कुछ समय पहले भारत के ऊपर टैरिफ लगाया था। अभी वर्तमान में स्थिति कैसी है भारत की अर्थव्यवस्था की? कैसे देखती हैं आप? टैरिफ का कुछ असर हुआ भारत के ऊपर? सर, अभी जो भारत है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसका इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स पे हुआ है, लेकिन वो मिनिमम है क्योंकि अभी हम देखते हैं कि अभी जो हमारी ग्रोथ है GDP की, वो तिमाही जो अभी डेटा आए हैं उसके अकॉर्डिंग 8.2% है, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस के कारण रहे सर। तो भारत एक सबसे ज़्यादा ग्रोइंग करने वाली इकोनॉमी है। अच्छा, आज पुतिन जी का विजिट है भारत के अंदर। प्रेसिडेंट पुतिन भारत के अंदर आ रहे हैं, कैसे देखती हैं उसको आप? सर, यह जो यात्रा है पुतिन जी की, जो भारत और रूस का जो 23वां समिट हो रहा है, इसको एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट से देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं जो हमारा जो ट्रेड है अभी रसिया के साथ, वो अराउंड $63 बिलियन का है, जिसको हम बढ़ाकर $100 बिलियन तक कर सकते हैं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो ऑयल इंपोर्ट्स जो जैसे सेक्टर्स है और डिफेंस में जो हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, तो ऐसे डिफरेंट एरियाज़ को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं उनके साथ। SIR का इशू काफ़ी चर्चा में है। कुछ शिकायतें आ रही हैं कि ब्लॉक जो लेवल पर और जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर अनावश्यक दबाव पड़ा हुआ है काम को लेकर के, और उनको निर्धारित समय पे अपने टास्क को पूरा करना है। क्या है ये BLO का संघर्ष, जिसके ऊपर राष्ट्रीय लेवल पे बड़ी चर्चा हो रही है, संसद में भी इसका मुद्दा बना? कैसे देखती हैं आप इसको? सर, अभी जो BLO के जैसे कि कई सुसाइड या फिर हेल्थ इश्यूज़ के कारण जो डेथ की न्यूज़ है, उसको देखते हुए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जैसे कि सहायक BLOs को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा भी जो हमारी डेट थी जो 4 दिसंबर थी, उसको बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया है सबमिशन का। इसके साथ ही सर कहीं ना एक पोर्टल बनाया गया है जिसपे जो BLOs अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये चिंता का विषय है तो सरकार इसके लिए कदम उठा रही है और इसमें पॉजिटिव चेंज देखे जाएंगे सर। मान लीजिए आपको सरकार को और इलेक्शन कमीशन को सलाह देनी हो ताकि SIR के मुद्दों को सुचारू रूप से चलाया जा सके और इसकी गुणवत्ता में भी कमी ना आए, तो आप क्या सुझाव देंगे कि किस तरीके से हम अपने कार्य प्रणाली को और बेहतर बना सकें ताकि मानसिक रूप से किसी प्रकार का दबाव ना बढ़े? सर, जैसे कि अभी जो BLOs होते हैं उनको जो टेक्निकल वर्क है वो भी करना होता है, उनको अपलोड वगैरह करने होते हैं, तो हम जो टेक्निकल असिस्टेंस दे सकते हैं उनको, ऐसे जो इस क्षेत्र में कार्य अनुभव है उनको वो बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। एक तो यह किया जा सकता है। इसके अलावा वॉलंटियर्स भी लिए जा सकते हैं BLOs के साथ, जो इस कार्य में उनकी सहायता कर सकते हैं। थैंक यू शालिनी। शालिनी, आप सवाई माधोपुर से हैं, तो वहाँ पे बाघ अभ्यारण्य है, कभी विजिट किया है वहाँ पे आपने? जी सर। अच्छा,
ये बाघ अभयारण्य क्यों घोषित करते हैं और इसे राष्ट्रीय वन्य जीव घोषित कर रखा है? इसका क्या लाभ है? बाघ को अभयारण्य में रखने का क्या लाभ है, जबकि वो एक हिंसक पशु है, मासूम जीवों की वहाँ हत्या करता है? सर, टाइगर एक कीस्टोन स्पीसीज में आता है, जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है और कहीं ना कहीं जो फूड साइकिल है उसमें टाइगर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब भी हम कोई टाइगर रिजर्व घोषित करते हैं तो इसका मुख्य कारण होता है कि कोई स्पीसीज जिसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में जाके उनकी जो नंबर है वो डिक्लाइन हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो सरकार उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देती है। बाघ को प्रोटेक्शन देके हमें क्या लाभ है? हम प्रोटेक्शन उसी जीव को देंगे ना जो सच में या तो एनवायरनमेंट के लिए कुछ बेनिफिशियल हो या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल हो। बाघ को प्रोटेक्ट करके हमें क्या लाभ है या फिर एनवायरनमेंट को क्या बेनिफिट है उससे? सर, जैसे कि जो फूड साइकिल है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बाघ। कैसे? जैसे कि अगर टाइगर की पॉपुलेशन कम हो जाती है तो जो कहीं ना कहीं जो जिनको वो जो उनका भोजन है, जैसे हिरण, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। हिरण की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो जैसे कि वो जो ग्रास वगैरह खाते हैं। ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी हैं? अफ्रीका के हॉर्न वाले कंट्रीज? हाँ सर, इथोपिया और केन्या। सर मुझे इतना इथियोपिया में अभी एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, क्या नाम है उसका? काफी चर्चा में रहा। सर मैं एग्जैक्ट नाम याद, कोई बात नहीं, हेलीगुब्बी। ठीक है, थैंक यू। ज्वालामुखी की विस्फोटकता जो होती है वो किस बात पर निर्भर करती है? सर, जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मूवमेंट। नहीं, कुछ ज्वालामुखी हैं जो बहुत विस्फोटक होते हैं, कुछ ज्वालामुखी होते हैं बड़े शांत उद्गार वाले होते हैं। अगर आपने कभी इस समय पढ़ा हो तो बताइए वो किस चीज़ पे निर्भर करता है? सर, ये निर्भर करता है जो उसकी प्रकृति होती है। जैसे कि कई जो एसिडिक ज्वालामुखी होते हैं जिसमें सिलिका की कंटेंट ज़्यादा होती है वो विस्फोटक होते हैं, जबकि जिनमें सिलिका की कंटेंट कम होती है वो सर कम विस्फोटक होते हैं। जी, अभी आप प्लेट विवर्तनिकी के बारे में बता रहे थे, प्लेटों के बारे में। वलित पर्वत किस प्रकार की प्लेट सीमा पर बनता है? हाँ सर, कन्वर्जेंट। क्या हिमालय एक वलित पर्वत है? जी सर। एंडीज और रॉकीज भी इसी श्रेणी में आते हैं? सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद इसी में आते हैं। अच्छा, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। शालिनी त्रिवेदी जी, अभी राष्ट्रपति पुतिन जी भारत आ रहे हैं, इससे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा भारत में? सर, कहीं ना कहीं जो यह संभावना है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है और न्यूक्लियर जो सेक्टर है उसमें जो भारत का टारगेट है 100 गीगावाट का 2047 तक, उसमें अचीवमेंट क्या हो सकता है कि जो हमारा जो टारगेट है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का, तो उसमें दोनों जो कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट करके कोलैबोरेट कर सकती है। सर, ये स्मॉल रिएक्टर क्या है? सर, जिससे जैसे बड़े रिएक्टर होते हैं उनकी जगह जो लोकेशंस होती है उन पे छोटे छोटे रिएक्टर लगाना, जिससे कि न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जा सकती है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा भारत को? सर, एक तो जो हमारा टारगेट है 100 गीगावाट का वो अचीव हो सकता है, और जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है कंपेयर टू कोल और जो कोल के और जो पेट्रोलियम होती है उनके कंपेयर में। ये काम तो हम बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर भी स्थापित करके कर सकते हैं, तो छोटे की क्या आवश्यकता पड़ गई हमको? सर, जैसे कि अभी हम AI की जो दुनिया है उसमें हमें जो डाटा सेंटर्स होते हैं उनको भी हाई एनर्जी चाहिए होती है, तो इन डाटा सेंटर्स को एनर्जी के लिए हम न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स है, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उस डाटा सेंटर के अराउंड लगा सकते हैं, जिससे जो एनर्जी सफिशिएंटली उनको प्रोवाइड किया जा सके और वो अपना काम कर सके। सर नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये काम हम जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है इसको हम बड़ा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इस्टेब्लिश करके भी तो कर सकते हैं, तो छोटे की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर तो कम प्रोडक्शन करेगा, बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो छोटे की आवश्यकता क्यों हुई हमें? सर, जितना मैं सोच पा रही हूँ, एक तो जो बड़ा रिएक्टर होता है उसको रिसोर्सेज ज़्यादा आवश्यक होता है, और जब इसका ट्रांसमिशन किया जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता होगी, जबकि जब हम स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे उसकी आवश्यकता होगी वहाँ पे उसको इस्टेब्लिश कर सकते, जो कहीं ना कहीं जो ट्रांसमिशन कॉस्ट होगी और जो रिसोर्सेज कम रिसोर्सेज में भी उसको किया जा सकता है। सर, तो क्या ये छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर हम समुद्र पे भी स्थापित कर सकते हैं?
सॉरी सर, इसके बारे में क्या अंडरग्राउंड भी स्थापित कर सकते हैं? सॉरी सर, नहीं। पढ़ी चलिए, नहीं मैं इसके अभी बारे में। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र का निजीकरण करेंगे। तो इस निजीकरण करने के लिए किन अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? कौन कौन से अधिनियम ऐसे हैं जिसको संशोधन करने की आवश्यकता होगी? सर एग्जैक्टली मुझे अधिनियम के बारे में जानकारी नहीं है। चलिए, भारत ने अपने सभी परमाणु परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर में किए हैं, ठीक है? तो जैसलमेर में ही क्यों किए हैं? सर एक तो जो परमाणु का जब हम परीक्षण करते हैं तो जिससे कहीं ना कहीं जो रेडिएशन होता है उसका भी खतरा हो सकता है, और इसके अलावा जो आसपास जो इलाके हैं वहाँ पे धमाके की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लॉस हो सकता है। रेगिस्तान में हमें एक ज़मीन मिल जाती है, वहाँ पे लोग इतने रहते नहीं है उस इलाके में, तो हमें वो इसलिए उसको कर सकते हैं सर। आप विज्ञान से स्नातक हैं। अति चालकता क्या होती है? हाँ सर, मैं इंग्लिश में। सुपर कंडक्टिविटी? हाँ सर, सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी स्टेट होती है जब हम किसी कंडक्टर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नीचे ले जाते हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल जीरो हो जाता है, उसको सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो क्या हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर प्राप्त कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? सर जैसे कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं इनको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर आवश्यक होता है, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर क्या है? सर क्वांटम कंप्यूटर, जो क्वांटम डॉट्स होते हैं 0 और 1, वो एक एंटेंगलमेंट पोजीशन पे आ जाते हैं जब हम दोनों को एक साथ ही ऑपरेट कर सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। शालिनी, आप गंगापुर सिटी से आते हैं, क्या चैलेंजेस फेस करती हैं गंगापुर सिटी में? सर एक तो जो सिंचाई और जो पानी पीने के जो साधनों का अभाव, इसके अलावा बेरोजगारी, और बेरोजगारी के साथ ही जो इंडस्ट्रीज है उनकी अभाव। मान लीजिए आपके मुख्यमंत्री ने आपको सुझाव के लिए बुलाया और आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हो जाता है आपका, तो कैसे सुझाव आप देंगे जिससे गंगापुर सिटी का कल्याण हो सके और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके? सर जैसे कि मैंने जो प्रॉब्लम्स बताई थी उसमें एक तो पानी का जो साधनों का अभाव था, तो उसके लिए मैं सुझाव देना चाहूँगी। जैसे कि अभी राम जल सेतु लिंक परियोजना चल रही है, उसमें डूंगरी और इसरदा बांध है, वो बनाए जा रहे हैं सवाई माधोपुर में। तो उसका जो पानी है वो जितना हो सके यथासंभव गंगापुर सिटी में उसको लिंक किया जाए, ताकि किसानों को, जो वहाँ की जनता है, उनको पानी का अभाव ना हो। इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए जैसे कि सवाई माधोपुर में जो चौथ का बरवाड़ा है वहाँ पे चांदी और जो ये स्टोन्स होते हैं इनका काफ़ी अधिक प्रचुर मात्रा में भंडार है, तो उनको भी उनके जो बिजनेसेस है वो भी खोले जा सकते। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री राजस्थान में एक बहुत पॉपुलर इंडस्ट्री है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ की बात अगर करें तो उस लेवल का इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग को देखने को नहीं मिलता। क्या प्रॉब्लम्स हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में राजस्थान की, कैसे रिवाइव करेंगे आप उसको? सर एक तो जो प्रॉब्लम है कि हैंडीक्राफ्ट्स जो जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो मार्केटिंग है वो नहीं हो पाती है और उद्योगों की तरह, और इसके साथ मार्केटिंग नहीं होने की वजह से जो उनके उत्पाद है वो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो वो उनको जो एक मोटिवेशन है वो नहीं मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो कहीं ना कहीं जो उनकी मार्केटिंग है, जो भी उत्पाद है, उनको मेलों के थ्रू और ई-कॉमर्स के थ्रू जितना हो सके उनका मार्केटिंग किया जाए, ताकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनको प्रमोशन मिले और वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े। सर ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, क्या होता है? सर जैसे कि अभी हम स्विगी है, जोमेटो है, इन सब के लिए हम अलग अलग ऐप को डाउनलोड करते हैं और फिर अपना ऑर्डर करते हैं, तो एक सिंपल ऐप होगा जिस पे जो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो ONDC एक ऐसी ऐप होगी जिसके तहत हम सारे मल्टी चैनल्स और सारे जितनी भी मल्टी मॉडल ऐप्स होंगी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। तो ये ONDC किसने बनाया है और क्या हुआ, इसका स्टेटस क्या है अभी, क्या ये कैसा परफॉर्म कर रही है ONDC? सर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, तो मैं इसको जाकर देखूँगा। क्या ये वर्तमान में अभी यूजेबल है, इसका यूज़ हो रहा है? हाँ सर, जितना मैं सोच पा रही हूँ अभी तक नहीं हो रहा। अच्छा, चलिए, थैंक यू शालिनी जी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।
मैं क्या आइए आइए, बैठिए शालिनी जी। तो शालिनी, आप ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जी सर। 627 रैंक आई थी आपकी। जी सर। क्या कमी रह गई बेटा? जब मेंस में नंबर कम थे। मेंस में कम थे। इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिला था? 54। 54 मिला था। बहुत अच्छा तो नहीं, जिस हिसाब से आज आपने परफॉर्म किया है उस हिसाब से तो यू डिज़र्व मोर देन व्हाट यू हैव गॉट देयर। तो ऐसे कौन से सवाल पूछ लिए थे उन्होंने? उन्होंने जैसे कि साइबर क्राइम रिलेटेड पूछे थे, वुमेन एम्पावरमेंट के पूछे थे, एआई से रिलेटेड, मैथ से और कुछ फिजिक्स से क्वेश्चंस थे। अच्छा, देखो शालिनी, बाय एंड लार्ज पूरे बोर्ड आपके यूनानिमस ओपिनियन रखता है कि यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट। बहुत ही अच्छी आप कैंडिडेट है, एंड देयर इज नो पॉइंट दैट नो somebody is going to stop you today. Or even in the real interview, we are very convinced that you would be scoring very good marks in the interview. But having said that, there are some areas that you need to work upon. Those areas are of course current affairs, जिनको आपको देखना पड़ेगा। कुछ एरियाज रहेंगे जैसे कि आप मान लीजिए करंट डेवलपमेंट्स में कुछ अपना पर्सपेक्टिव बनाना चाह रही हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। दूसरा, जैसे अब न्यूक्लियर प्रोग्राम का है, आपसे सवाल सर ने पूछा, व्हेन यू डोंट नो द आंसर, जैसे कि आप स्टार्टिंग में आपने एक दो प्रश्नों का आंसर आपको नहीं पता था तो आपने उत्तर दिया था, तो आप ये बोल सकती हैं जैसे आपने बोलती आ रही हैं कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। दैट इज़ अ वेरी एप्ट आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर होता है। जिस सवाल का आपको जवाब नहीं पता उस जवाब के लिए आप सीधे सीधे बोल दीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ वो इंटीग्रिटी का इशू बन जाता है। तो अब समुद्र के पास नहीं लगेगा तब वो जवाब आपने दिया, एंड देन यू आर लिंकिंग दिस न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम विद दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दोज थिंग्स, सो वो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमारा बोर्ड का यूनानिमस सजेशन रहेगा। बाकी जिस हिसाब से आप सेंटेंस का पॉज ले रही हैं, जिस हिसाब से आपने आंसर आप दे रही हैं, जिस हिसाब से आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, हाउ इज़ योर पेपर दिस ईयर? मेंस का पेपर कैसा गया था इस बार? चलो लास्ट ईयर से अच्छे थे। लास्ट ईयर से अच्छा है। इंटरव्यू वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। आई डोंट नो क्यों 54 पिछली बार इंटरव्यू बोर्ड में दिया, मे बी अ बैड डे उस दिन, बट आई वॉज मे बी काफ़ी हम लोग एक्सपेक्टेड हैं कि यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड मार्क्स, हायर मार्क्स देन वॉट यू हैव गॉट, मे बी मोर देन वॉट यू हैव गॉट लास्ट ईयर, और उससे बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बस छोटा सा है सजेशन, क्योंकि आई एम श्योर दैट अभी डेट नहीं आई है इंटरव्यू की, एंड यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस मॉक ऑल वाइल, ट्राई टू गिव मोर मॉक्स। ठीक है, और बहुत सारे मॉक्स दीजिए। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस ईयर जब हम लोग बैठेंगे, जब हम लोग क्लासेस में होंगे तो आप आएंगी, एंड वी विल बी वेटिंग यू, और प्रॉपर RAS मिलना चाहिए इस बार। ठीक है, यू आर ऑलरेडी देयर, मतलब पूरे बोर्ड का यूनानिमस ओपिनियन है, ऐसा मेरा ही ओपिनियन नहीं है, पूरे बोर्ड मेंबर्स का यूनानिमस ओपिनियन है कि यू आर वन ऑफ द कैंडिडेट जिसको मिलना चाहिए सर्विस अच्छी। ठीक है, कुछ पूछना है आपको? सर एक तो साड़ी के बारे में दैट विल बी, वो हमारे बाहर मैम बैठी है, शी विल बी गाइडिंग यू अबाउट इट। ओके, कुछ भी ऐसा सवाल जो आपके मन में हो? सर एक तो कि ये कि आपने जब ग्रेजुएशन कर ली थी और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हो, तो इसका अगर मैं ऑनेस्टली आंसर करूँ तो जब मैंने डिसाइड किया था तब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, उस टाइम पे इसका रिजल्ट आया था, तब मैंने RS के बारे में फर्स्ट टाइम जाना था। फिर जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही, तब मैंने बहुत डिसाइड अच्छा किया। आंसर है ये तो, बहुत ही अच्छा आंसर है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रिपरेशन होती है जिसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, बट ड्यूरिंग माई स्टडी मुझे लगा कि मैं अच्छे से कर सकती हूँ, एंड देयरफॉर वी डिसाइडेड टू गिव दिस एग्ज़ाम। ऐसा बोलना है ना? तो आप जो भी बात बोलिए बड़े कन्विक्शन के साथ बोलिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट होकर के बोलिए, इसमें कोई डरने की तो ज़रूरत है नहीं, और आपने प्रयास किया और आपने सिलेक्शन ले लिया। अल्टीमेटली व्हाट इज़ द पर्पज़, आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहती हैं? क्योंकि समाज में आपके आने से जो चैलेंजेस हैं शायद आप और बेहतर कर सकें, एक अच्छी सेवा दे सकें। आपका तो जॉब सेटिस्फैक्शन, आपकी नौकरी तो अलग बात है, वो तो आपको मिल जाएगी, बट अल्टीमेटली समाज का भी और फ़ायदा होगा कि अगर अच्छे सिविल सेवक आएंगे, क्योंकि आपने देखा कि चैलेंजेस आपको थे सामने
और उन चैलेंजेस के बावजूद ऐसा बताया जाता है कि सिविल सर्विस में काफ़ी तैयारी लगती है, काफ़ी टाइम लगता है, बट क्योंकि आपने कोर्स पढ़ते हुए ये रियलाइज़ कर लिया, तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड आंसर। ये आपकी ऑनेस्टी दिखाता है और ये बताता है कि हाउ यू हैव अ फाइटिंग स्किल। ठीक है, बाकी बोर्ड इज़ वेरी हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। वी आर वेरी कन्विंस्ड दैट यू वुड बी सेलिंग थ्रू एंड विल बी वेटिंग फॉर यू आफ्टर योर सिलेक्शन। ठीक है, आपके सिलेक्शन के बाद हम वेट करेंगे, मिठाई के डब्बे के साथ आप जरूर आइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कुछ और Thank पूछना you, है sir. आपको? हाँ, और एक वीकनेस का भी कि वीकनेस क्या रखे, जो मैंने तैयार की है वो एक तो ये है कि सर मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ पर फ्लुएंट नहीं बोल पाती हूँ। आप वीकनेस में आप अपनी स्ट्रेंथ बता दीजिए। आप ये बोल दीजिए कि सर जो भी मुझे काम दिए जाते हैं मैं मना नहीं कर पाती, आप ऐसा बोल दीजिए, है ना। जो भी काम मुझे दिए जाते हैं वो मैं मना नहीं कर पाती, ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज का काम आपको दिया गया था। सर ये मैंने ट्राई किया था, फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए कि ऐसे तो आपको कोई जो आपका हायर अथॉरिटी कोई गलत काम के लिए भी अगर बोलेगा तो आप तो मना ही नहीं कर पाओगे। नहीं, जो वैधानिक काम है सर वो मैं करूँगी सिविल सेवा में, क्योंकि सिविल सेवा के रूल्स जो हैं वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। साफ साफ आपको बोलना चाहिए। जहाँ अगर कोई फंसाना चाहे आपको, तो भारत का संविधान, भारत का कानून, आपके डिपार्टमेंट के रूल्स हमेशा आपको बचाएंगे। किसी के फंसाने से कुछ नहीं होता, है ना। आप अड़िग रहिए इसी बात पे। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।